अब यहाँ पर देखो, आओ बादलों से खेले, है ना। इसको हम लोग देखते हैं। एक जार में गर्म पानी लीजिए, क्या कह रहा है देखो। जार का ढक्कन उलटकर उसके मुंह पर रख दीजिए। जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए। थोड़ी देर में रुक कर जार को देखिए क्या होता है। देखिए, आपने क्या देखा? क्या इस क्रियाकलाप में बादल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है? ढक्कन खोलने पर बादल जैसा जो है बाहर निकलता धुआं दिखाई दे रहा है। ऐसा वाष्पन संघनन के कारण होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे दिखाया गया है बादल का इसका प्रारूप, है ना। ये है बादल कैसे बनता है। जब हम इसको ढक्कन से देखो बंद कर दिया तो ये खोलने के बाद जब यहाँ जमा हो गया तो गर्म पानी हो गया, यहाँ पे बादल देखो, यहाँ वाष्प जमा हो गया और इसका ढक्कन बंद है, इसलिए ये अंदर में संघनित है ना। और जब इसका ढक्कन खुला तो देखो यहाँ पर कैसे जो है बादल जैसा उड़ रहा है ना। इसी चीज़ को बादल बोलते हैं। ये ऊपर उड़ रहा है और यहाँ पे संघनित हो गया है। इसका ढक्कन खोले तो ये भांस ऊपर चला गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है। एक गिलास को पानी से आधा भर लीजिए, उसके दीवारों को कपड़ों से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। इसमें बर्फ के टुकड़े, कुछ टुकड़े ले लीजिए। यहाँ बर्फ का कुछ टुकड़ा ले लिया है ना। और कुछ समय बाद देखेंगे कि गिलास के ऊपरी सतह पर जल के जो है छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखो ऊपर में जो है ये रख दिया है बर्फ, तो जो भाप बन के जो ऊपर उड़ रहा है वो इधर ठंडा हो जा रहा है ऊपर जाके बर्फ से टकरा के, और पानी बन के फिर वो गिर जा रहा है ना। तो ऐसा ही होता है। बर्फ युक्त गिलास की बाहरी परत सतह जो है बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प जो है गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। ठंडा होना, संघनन करना, है ना। ऊपर जब भाप जाता है तो ऊपर में जो है कि वायुमंडल का तापमान ऊपर में क्या होता है, कम होता है, ठंडा होता है ऊपर में। तो वहाँ ठंडा होने के कारण ये जो है कि वाष्प जो है जम जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया, जम जाता है और जमने के बाद ये वाष्प जो है कि पानी ठंडा बन के क्या होता है, पानी बन के फिर जो है पृथ्वी में गिर जाता है ना। यह वर्षा क्या है? जैसे जैसे हवा जो है ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प जो है संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जैसे जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है इसे बादल के रूप में दिखाई देती है। बादल बन के बर्फ युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे के ताप में छोड़ देंगे तो गिलास के आसपास पानी नजर आएगा। ये छोटी सी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। इस प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी होती हैं कि ये नीचे की ओर गिरने लगती हैं और इस गिरती बूंदों को ही वर्षा कहते हैं। जब बूंद जो है भारी हो जाएगा तो क्या होगा, भारी चीज़ तो ज़मीन में आएगा। ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं, अगर भारी होगा तो नीचे चल जाएगा। तो सीधा सा है कि पानी गर्म होने के बाद क्या होता है, गर्म होने के बाद वो ठंडा यानी कि हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाता है। ऊपर में जो है कि वातावरण में ठंडा होता है तो वो जो है यही पानी जो है पानी बन जाता है। तो पानी क्या होता है, हवा से भारी होता है, इसके कारण वो नीचे गिर जाता है ना। तो बारिश हो गया। ठीक है। आपने कभी ओले गिरते हुए देखे हैं, पत्थर गिरते हुए देखे हैं? हम लोग तो बहुत देखते हैं, हम लोग गाँव में तो यही तो दिखता है क्या जी, ओला गिरता है ना, पत्थर। विशेष परिस्थिति में यह ओले संघनित वर्षा कहलाते हैं। इसको संघनित वर्षा कहते हैं, यानी कि बहुत वो जो है कि पानी का जो है आकार जो है मोटा मोटा हो गया, संघनित हो गया, बहुत ज़्यादा संघनित हो गया तो बर्फ़ बन गया। और बर्फ़ का जो है कि ये भार तो जो है इससे ज़्यादा होता है पानी से, तो तेज़ी से गिरता है ना, फसल उसल कोई बर्बाद कर देता है। बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्र और महासागरों में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, समुद्र में ही है ना। तो इसलिए वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा ये होता है, वाष्पन होता है। पुनः महासागरों की ओर चले, है ना, पुनः महासागरों की ओर चलना है। देखिए क्या कह रहा है इसमें।
प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के जल से ऊंचा है। यानी ज़मीन जो है महासागर के से ऊंचा है। जितना भी पानी जो है ज़मीन पर गिरता है वह अंततः कहाँ जाता है? महासागर में चला जाता है ना? यह अलग अलग ढंग से जाता है, नदियों के द्वारा, वर्षा के द्वारा। देखो जल के हम लोग का देखो जल चक्र है। यहाँ से जो है न बर्फ़ पिघला, देखो यहाँ पहाड़ों में जो है बर्फ़ है वो पिघल के या वर्षा से जो है कि जो जल आ रहा है ये सब ज़मीन से गिर के कहाँ जा रहा है? नदी में। और नदी से बह के जो है कि चल जाता है समुद्र में, या फिर नदी से देखो ऊपर चला गया वाष्पीकरण होके इधर। तो वाष्पीकरण भी हो रहा है और यहाँ पर संघनन हो रहा है यहाँ, और ये संघनित होते हुए बढ़ रहा है आगे। यहाँ जो है पहाड़ों से टकराता है और ज़्यादा संघनित होता है और ये गिर जाता है। यहाँ देखो, यहाँ बादल टकराया, बादल टकराने से क्या होता है? बिजली निकलती है। बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं ना कि बिजली चमक रहा है। तो यही संघनित जो वाष्प होता है, संघनित वाष्प जो है वो टुकड़ों में जो है कि ऊपर में जाके संघनित हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ों में या बड़ा बड़ा टुकड़ा में बदल जाता है, और ये हवा के वेग से जो है बहते जाता है ना, हवा की दिशा की ओर। और ये पर्वतों से या फिर आपस में जो है, देखो यहाँ ज़्यादा संघनित हो गया या आपस में टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है और ये बिजली ही जो है ऐसे ऐसे कड़कता है ना? तो हम लोग कहते हैं कि बिजली गिर रहा है। और ये उससे जो गर्मी निकलती है टकराहट से, तो वो जो है पानी क्या होता है? जलवाष्प, संघनित जलवाष्प क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद बर्फ, बर्फ को गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी बन जाएगा। तो पानी बन गया और ये वर्षा जो है बरस जाता है। ठीक है, समझ गए? पर्वतों पर गिरा हुआ बर्फ जो है पिघल कर जल बन जाता है तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदियाँ, झरना में गिरता है और वर्षा का कुछ पानी जो है भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। यह पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होती है, जिसको चापाकल से हम लोग निकालते हैं। कुआं, चापाकल, इसमें पानी अब कहाँ से आता है? समझ गए? है ना? यही भौम जल से आता है। क्या भौम जल हर जगह पर एक समान होता है? नहीं, एक जैसा हर जगह पर एक समान नहीं होता है। ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है ना? जैसे देखो, अब अगर ज़मीन में पौधा नहीं लगा हुआ है तो पानी क्या होता है? बह जाता है ना? ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। क्या है जल चक्र? हमने यह जाना कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है। यह जल इस प्रकार चक्रण करके करता है तो इसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल चक्र हम लोग समझ गए। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? भारी वर्षा हो, जैसे अभी बहुत हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मेघालय वगैरह में बहुत वर्षा होती है, उत्तराखंड में बहुत वर्षा होती है, बादल फट जाता है। हमारे देश में ज़्यादा वर्षा मानसून जुलाई सितंबर में होती है। जुलाई से लेकर सितंबर तक ज़्यादा वर्षा होती है। संसार के कुछ भागों में सालों भर वर्षा होती है। मेघालय भी उसमें एक ऐसा राज्य है। हम लोग के यहाँ मेघालय जो है, इसमें भी जो है वर्षा सालों भर होती है। इसका नाम इसलिए मेघालय ही पड़ा क्योंकि यह मेघों का घर इसको कहा जाता है। सालों भर यहाँ मेघ रहता है, बादल रहता है ना? आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा जो है राहत प्रदान करती है। फसलों की खेती में भी इसकी अहम भूमिका है, परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप ले लेती है। बाढ़ देखे हो ना जी, बिहार में या समतल जगह में बहुत जोर आता है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो, वर्षा ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, और वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? वर्षा बहुत दिन तक नहीं होगा तो क्या होगा? कल्पना करो, यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा नहीं हो तो क्या होगा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष छून। ये जो है कविता है कबीरदास की, है ना? इसका मतलब देखो क्या है, पुराना, वर्षों पुराना यह दोहा जो है आज साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है ना? जिसके कारण नदी, तालाब, झरना ये सब क्या होता है? सूखने लगता है। इसको सुखाड़ कहते हैं, है ना?
सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? लगा सकते हो? देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है इधर। इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होता है? आदमी तो चलो खा लेगा कहीं से सुखाड़ पड़ेगा तो इधर, लेकिन पशु कहाँ जाएगा खाने? पेड़-पौधा क्या होगा? अपने अभिभावक से अथवा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास करो। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही क्या है, हानिकारक है। बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो भी जो है बाढ़ आ जाएगी, कम वर्षा होगी तो सुखाड़ हो जाएगा, है ना? दोनों ही विकट परिस्थिति है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए, है ना? खास तौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण बहुत आवश्यक है ना? आपने सुना ही होगा और हर स्कूल में लिखा रहता है आजकल, जल ही जीवन है ना? जल ही जीवन है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। वर्षा जल संग्रहण के लिए भी जो है कि स्कूलों में आजकल कमेटियाँ बना दी गई है ना? वर्षा जल को रोकने के लिए जो है खेतों में करने के लिए, और अपने जो बर्तन वगैरह धोते हैं उसके पास भी जो है कुछ जल का गड्ढा खोदना चाहिए, है ना जी? जल को, पानी को नहीं बहाना चाहिए, तो पानी बह के कहाँ चला जाता है? बह के नदियों में चला जाएगा, नदियों से समुद्रों में चला जाएगा और पानी बेकार हो जाता है। तो जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरल उपाय जो है वर्षा जल का संग्रहण। हमारे आसपास वर्षा के जल बहकर बर्बाद हो जाता है, तो इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने चाहिए, है ना? वर्षा जल संग्रहण की तकनीक क्या है? छत के ऊपर वर्षा का संग्रहण, जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं? भवन की छत छत पर एकत्रित जल को जो है पाइपलाइन के माध्यम से भंडार टैंक और पाइपों में पहुंचाया जाता है। आजकल जितना शहर में जो घर बनता है उसमें जो है नीचे, ज़मीन के नीचे जो है कि पानी को जो है घुसाने का, छत का पानी, वर्षा से जो छत में पानी भरता है उसको पाइप के द्वारा नीचे लाके ज़मीन के अंदर उसको डाला जाता है। इस जल का उपयोग जो है पूर्व छानन यानी निस्यंदन विधि, फिल्ट्रेशन विधि से आवश्यक होता है। इसको फिल्ट्रेशन विधि से जो हम लोग फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जल संरक्षण का बनाया हुआ है। इस वर्षा को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो यहाँ वर्षा का पानी आया और यहाँ पाइप के माध्यम से, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पाइप के माध्यम से करके यहाँ पर आ गया, ये ज़मीन के नीचे चला गया, स्टोर कर दिया इसको, है ना? और यहाँ ऊपर से ढका हुआ है सब, ताकि इसमें जो है इस पानी के अंदर मिट्टी नहीं जाए, है ना? ये पानी जो है छत पर वर्षा जल का संग्रहण हो रहा है। खुले जगहों से वर्षा जल संग्रहण कैसे करेंगे? खुला जगह में, गाँव में, है ना? इस प्रणाली से रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली वाली वर्षा जल को, भौम जल के स्तर को बढ़ाने के में काम में लाया जाता है। यानी कि एक गड्ढा जिसमें पानी रिसता हो, है ना? तो रिसने वाला जो है कि पिच बनाकर हम लोग उसमें पानी को डालते हैं, जिससे पानी जो है नीचे, ज़मीन के नीचे सूखते जाता है ना? और वो ज़मीन के भौम जल का स्तर को बढ़ाता है। झारखंड में औसतन जो है 1200 से 1300 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 1200 से 1300 मिलीलीटर वर्षा साल भर में होता है। इसमें 20% पानी का ही संरक्षण हम लोग कर पाते हैं। शेष पानी क्या होता है? बह जाता है ना? शेष पानी जो है बह जाता है, यानी 20% पानी हम लोग रख पाते हैं जी, और 80% पानी जो है मिट्टी और उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर जो है बह जाता है। इस कारण राज्य सरकारें गाँव में डोभा निर्माण का कार्य जल संग्रहण के लिए तेजी से कर रही है। डोभा, देखिए ना, बरसात के दिन में तालाब सबको कोड़ा जाता है, नया तालाब का निर्माण किया जाता है ना? और उसमें से पानी जो है सूखता भी है, इस तरह से जो है देखो डोभा का निर्माण हो रहा है ना? खुले स्थान में यहाँ वर्षा का पानी को जमा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे जानने लायक क्या है, देखो बात, मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। देखो हम लोग का जितना शरीर का वेट है ना, उसका 65%, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वेट जो है 100 किलो है ना, तो उसमें 65 किलो जो है पानी है। 65 केजी क्या है? पानी है ना? तो मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है।
यदि भोजन नहीं दोगे किसी को तो 6 से ज़्यादा दिन तक, कई दिन तक ज़िंदा रहेगा, नहीं बिना पानी पिए 6 दिन ही जीवित रह सकता है, ठीक है, 6 दिन, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है, इसको हम लोग सीख लिए। और जल देखो यहाँ पर क्या-क्या सीखे हम लोग और दिखा रहा है। जल जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर क्या होता है, वर्षा करती है, हिमपात कराता है और ओला के रूप में जमीन में वापस आता है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं, यानी वापस लाते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा नहीं होने पर क्या पड़ता है, सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ हो जाता है। पृथ्वी पर जो है उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है ना, मात्र 3% के आसपास है। इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग पानी का करना चाहिए। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है।